हेलो बच्चों, कैसे हो? आपके वीडियो देखने के समय के हिसाब से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून, शुभ संध्या। तो आज क्लास 10th का एक नया टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और और जैसा कि एक टॉपिक्स का नाम है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है कि हम मैथमेटिक्स का किसी ब्रांच को क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में। तो एज पर द ट्रिग्नोमेट्री कंसर्न, ये आपको ट्रायंगल और से संबंधित रिलेटेड इशू को सॉल्व करता है, और प्लस इसकी इंजीनियरिंग सेक्टर में खास करके मान लीजिए कि आपको हाइट ऑफ द ब्रिज निकालना हो सी लेवल से, रिवर लेवल से, या हाइट ऑफ द टावर निकालना हो, तो इस सारे सिचुएशन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इंडिकेट कर रहे हैं हम पर व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो ये आप देख रहे होंगे लिखा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। अब इस चीज को पहले क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, अगर कोई ट्रायंगल बनता है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल बनता है अगर, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास जो नॉलेज है वो क्या है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, कि सम ऑफ द एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। ये एंगल से एंगल का रिलेशन था। या अधिक से अधिक हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल में अगर किसी साइड को प्रोड्यूस कर दें, तो जो एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। हमारे पास ये दो रिलेशन है जो हम सब जानते हैं। अ, अगर हम साइड की बात करें, तो किसी ट्रायंगल में साइड के रिलेशन को क्या जानते हैं कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हम एक साइड और एंगल को कैसे कोरिलेट करेंगे। तो जो साइड और एंगल को कोरिलेट कर दे वही ट्रिग्नोमेट्री है। जैसे मान लीजिए मेरा एक प्रश्न है कि सपोज दैट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, छोड़ो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि हम सब जानते हैं कि अगर इसमें से कोई दो साइड पता हो, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। क्या क्या आ जाता है बीच बीच में? हम्म, चलिए ठीक है, ये बी है और ये सी है। बहुत तंग करता है ये टेक्नोलॉजी जो है ना, अच्छा भी है और थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो परेशानी खड़ा कर देता है। ये राइट एंगल है। तो हम जानते हैं कि इस तीन साइड हमारे पास, ये तीन साइड है, और तीनों साइड का रिलेशन हम जानते हैं कि एक हाइपोटेनियस जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये इसके सामने का साइड हाइपोटेनियस होता है। और इसमें कोई एक परपेंडिकुलर कोई एक बेस होता है, बाद में डिस्कस करेंगे कौन परपेंडिकुलर कौन बेस होगा, बाद में डिस्कस करेंगे हम जानते हैं कि एच स्क्वायर का वैल्यू, मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है, वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हम पढ़े हुए हैं। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, ये तीन है हमारे पास। ये तीन में से कोई दो रहे, मान लीजिए एच है और पी है, तो हम बी निकाल सकते हैं। अगर पी और बी रहेगा तो एच निकाल सकते हैं, एच और बी रहे तो पी निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तीन साइड में से कोई दो रहेगा तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न मेरा दूसरा है, ये
क्या होगा अगर कोई एक साइड दिया हुआ हो और बाकी दो साइड निकालना हो, ठीक है, केवल एक साइड से। तो सर्टनली आप बोलोगे सर कि दिस इज नॉट पॉसिबल, बट मैथमेटिक्स मेक इट पॉसिबल। लेकिन इसके साथ आपको एक एंगल प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। तो हम अब इसी एंगल और साइड के बीच रिलेशनशिप को पढ़ेंगे, सो दैट अगर कोई एक भी साइड रहे तो बाकी दो साइड का कैलकुलेशन कर सके। और जो कंसेप्ट हमें इस चीज की जानकारी दे, बस वही तो ट्रिग्नोमेट्री है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आप एक टॉपिक्स लिखा हुआ है, देखिए टी रेशियो। लेकिन टी रेशियो जाने से पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो इस एक ट्रायंगल का नाम ए, बी और सी है, जिसमें ये राइट एंगल है। तो इसमें हाइपोटेन्यूस का जो प्लेस है वो फिक्स है। जो राइट एंगल है उसके ठीक सामने का जो साइड है, ये साइड जो लॉन्गेस्ट वन होता है, सबसे बड़ा होता है, ये हाइपोटेनियस कहलाता है। हाइपोटेनियस, जिसको शॉर्टकट में हम एच के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है, अब इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो जनरली बच्चे बोलते हैं, मैं क्लास में जब बच्चों से पूछता हूं कि बताओ इसमें बेस कौन सा होगा, तो 99% बच्चे का जवाब होता है कि सर बेस बीसी होगा। प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान में रखोगे, अगर दो साइड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे पर, तो इसी को बेस हम क्यों कहेंगे। इस साइड पर ये परपेंडिकुलर है और इस साइड पर ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें से कोई भी एक परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, फिक्स तो करना होगा कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस होगा। इसके लिए हम राइट एंगल को छोड़ करके बाकी जो दो एंगल है, ए और सी, हम ये दोनों ही एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 होगा। तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी होगा और एक्यूट होगा। तो इसमें से इस दो एक्यूट एंगल, एंगल ए या एंगल सी, इस दोनों में से किसी एक एंगल को कंसीडर करते हैं। मान लो सी के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो सी जिस एक्यूट एंगल के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक उसके सामने का जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और जो बच जाएगा वो ये हो गया परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हो गया बेस। इसी कंसेप्ट को अगर यहां यूज करें हम, तो सर्टनली अगर एबीसी लेते हैं, तो राइट एंगल के सामने की साइड एच होगा। और अगर एंगल ए के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, इसके सामने का जो साइड ये है, ये परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया वो बेस है। तो हमको लग रहा है कि यहां तक बताने के बाद आप सभी को हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट हो गया होगा। अब देखिए, जो टॉपिक्स ऊपर में लिखा उस पर हम डिस्कस करते हैं, जो है टी रेशियो। इसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं टी रेशियो। टी रेशियो, देखिए इस टर्म में एक टर्म आया है रेशियो। एक्चुअल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप भूल जाइए कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, भूल जाइए सब चीज। लेकिन आपको केवल याद रखना क्या है कि हम किसी एक एक्यूट एंगल को, वैसे फिगर में देख रहे हैं ए है, तो ए को कोरिलेट करेंगे किसके साथ, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो तीन साइड हैं, इस तीन साइड में से किसी दो साइड के रेशियो के साथ। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास तीन साइड है। देखिए ये है एक्यूट एंगल के सामने का साइड, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस इंडिकेट है पहले से।
तो हम इस तीन साइड, मतलब हमारी परिक्रमा यही पी बी और एच पर घूमेगी। आप इसमें से किसी भी दो साइड का रेशियो को लीजिए और हम उस रेशियो को हम कोरिलेट करेंगे इस एंगल के साथ। तो मान लीजिए कि हम पी और एच के रेशियो को लेते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पी और एच के रेशियो का रिलेशन इस एंगल ए के साथ जो होगा उसका क्या नाम देंगे। उस रेशियो का नाम देना होता है। तो उस रेशियो को साइन के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? साइन के नाम से। तो साइन कोई नया टर्म है नहीं। आपको से कोई पूछेगा ये साइन कॉस टेन क्या है, तो आप बोलिएगा एक्चुअल में साइन कॉस टेन एक पर्टिकुलर टी रेशियो का नाम है जब हम किसी तीन साइड में से दो साइड का रेशियो का जिक्र करेंगे। तो मैंने कहा जब पी और एच का रेशियो को कोरिलेट करेंगे ए के साथ, तो इस रेशियो का जो नाम होगा वो होगा साइन ए, साइन ऑफ दिस एंगल। मतलब ये साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। शॉर्टकट में लिखें ये होगा पी बाय एच। उसी तरह से जब बी और एच का रेशियो लेंगे तो इस बी और एच का रेशियो का रिलेशन एंगल ए के साथ जो होगा उसको हम लोग कॉस के नाम से जानेंगे। इसका मतलब कॉस ऑफ एंगल ए, दिस एक्यूट एंगल, इक्वल टू बी बाय एच होगा। और उसी तरह से जब हम पी और बी का रिलेशन लेंगे तो इसको हम लोग इस एंगल का टेन के नाम से जानेंगे। तो हम कह सकते हैं शॉर्टकट में लिखें अगर, तो साइन ऑफ एक्यूट एंगल, जो भी एक्यूट एंगल होगा वो होगा पी बाय एच। कॉस ऑफ एक्यूट एंगल वो होगा बी बाय एच। और टेन ऑफ एक्यूट एंगल होगा पी बाय बी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्यों पी और एच का ही रिलेशन होगा, क्यों एच और पी का रेशियो नहीं लिख सकते हैं क्या? तो श्योर ले सकते हैं। तो जैसे ही पी बाय एच की जगह एच बाय पी करेंगे इसका नाम बदल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा कॉसेक। क्या हो जाएगा? देखो कॉसेक लिखा हुआ है, ये हो जाएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको हाइपोटेनियस बाय, इसको छोड़ दो, काट देते हैं इसको, ये हाइपोटेनियस है। अच्छा एक मिनट, ये हाइपोटेनियस बाय वो हो जाएगा परपेंडिकुलर एच बाय पी। हाइपोटेनियस न्यूमरेटर में रहेगा और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर। मैंने पहले कहा कि पी और एच का रेशियो है, उसको एच और पी का रेशियो बना रहे हैं। तो एच और पी का रेशियो का नाम क्या होगा? तो पी और एच का रेशियो को हम लोग साइन ऑफ ए कहें, उसी तरह से एच और पी का जो रेशियो होगा मतलब हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, इसका रेशियो को हम लोग कहेंगे कॉसेक ऑफ दैट एंगल। ओके, ये हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस मतलब एच बाय पी। उसी तरह से जब बी बाय एच को हम कॉस नाम दिए, तो अगर एच और बी का रेशियो निकालें हम, तो इसको हम लोग सेक के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग सेक के नाम से जानेंगे, एच बाय बी। और ये जिस तरह से पी बाय बी है तो इसको बी बाय पी कहेंगे अगर, तो ये कॉस कॉट के नाम से जाना जाएगा।
इसका मतलब साफ हो गया, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रिवर्स है, कॉस और सेक एक दूसरे का रिवर्स है, और टेन और कॉट एक दूसरे का रिवर्स है। तो अब जहां तक मुझे उम्मीद है, हमको ये लगता है कि अब आप लोगों को ये ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक टेक्निक है जिसके आधार पर हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा जो एक पड़ोसी देश है, वो आजादी के समय से ही हम लोगों से एक दुश्मनी रखता है। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई, वहां आटा 200 रुपया किलो है। चलिए ठीक है, तो हम टॉपिक्स को बदलते हैं। ये देखिए, पी है पंडित, बी है बद्री, अब पी हो गया प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद जो है, हरी हरी बोल रहा है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोल रहा है, हरी हरी बोल। तो आप लेटर के फर्स्ट प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर से आप इसको याद कर सकते हैं। याद रखना होगा, पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो मान लीजिए आप कॉस का वैल्यू याद रखना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा कॉस का न्यूमरेटर में क्या बोलेंगे। तो पहले मैंने पंडित बोला था, फिर बद्री बोला था, तो बद्री स्टार्ट फ्रॉम बी, इसलिए इसके न्यूमरेटर में बी होगा। और डिनोमिनेटर में बोले थे, मैंने बोला था हरी हरी बोल, तो हरी हरी एच, तो बी बाय एच हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे के जानकारी में। अब देखिए, इसी कंसेप्ट का यूज करके अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर टेन थीटा का वैल्यू 4/5 है, कोई जरूरी नहीं कि यार टेन थीटा का ही वैल्यू रहे, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। मतलब किसी न किसी एक टी रेशियो का वैल्यू दिया रहेगा और बाकी सबका वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप यहां लिखिए टेन थीटा 4/5 है। इसको आप जानते हैं टेन का वैल्यू होता है पी बाय बी। इसका मतलब हो गया, हम कह सकते हैं पी का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 5 है। लेकिन ये कहना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज द रेशियो ऑफ पी एंड बी। तो पी को आप 4x और बी को 5x मान सकते हैं, या सिंपली 4 और 5 मान के भी काम कर सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन टेक्निकल एरर होता है, इसलिए आप टेक्निकल एरर से बचना चाहते हो, पी के जगह आप 4 नहीं लेकर के यहां पर लिखिएगा देयरफॉर पी को हम मान लेते हैं 4 इंटू एनी मल्टीपल, आप बी को मान लेंगे 5 इंटू एनी मल्टीपल। आपके पास पी और बी का वैल्यू पता है। मान लीजिए एक ट्रायंगल बना दे छोटा सा, अगर हम नाम दे दे एबीसी, और ये राइट एंगल हो गया, तो ये एच हो गया, और इसको थीटा मान लेते हैं। तो सर्टेनली ये पी होगा, ये बी होगा। तो हमारे पास पी और बी पता है, एच नहीं पता है। तो एच का मान निकालने के लिए आपको बताया गया था फॉर्मूला, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच बी निकाल पी निकालना होगा तो एच में से पी एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर देंगे, और अगर बी निकालना हो तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। पी 4k है, तो 4k इसका होल स्क्वायर करना होगा, प्लस 5k इसका होल स्क्वायर करना होगा। ये हो गया 16k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर, ये हो गया 41k स्क्वायर। 41 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं, तो उसको अंडर रूट 41 रहने देते हैं, और के स्क्वायर का के हो जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास पी भी है, बी भी है, और एच भी है। ठीक है, तो अब जब तीनों साइड पता चल गया, पी भी पता हो गया, बी भी पता हो गया, एच भी पता हो गया, तो आप इसमें से बाकी जो टी रेशियो बच गया सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो इसलिए हम कह सकते हैं साइन थीटा को आपने क्या माना था? आप जानते थे पी बाय एच होता है। देखिए पी का वैल्यू यहां दिया हुआ है 4 के, अब बी का वैल्यू हो गया अंडर रूट 41 के कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया 4/√41। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बी बाय एच, बी बाय एच, बी बाय एच। बी का वैल्यू 4 के था, देखो बी का वैल्यू 5 के, सॉरी 5 के डिवाइड बाय √41 के कैंसिल हो गया, तो बच गया 5/√41। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। वैल्यू याद रखना है, साइन थीटा का वैल्यू 4/√41, कॉस थीटा का वैल्यू 5/√43। अब इसी का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में था 4/5, 4 साइन थीटा था। हाँ 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम पेस्ट कर देते हैं। बहुत मजा आता है वो कॉपी पेस्ट करने में। ये कॉपी हो गया, पहले डिलीट हो गया, और इसको डिलीट करेंगे और फोरवा भी डिलीट होगा हो। यस, मिटा दिए मिटौनी से। मिटौनी समझते हो? मिटौनी, मिटाने वाला को मिटौनी कहा जाता है, जिसको कि अंग्रेजी में अंग्रेजी लोग इरेजर कहता है। चलिए ये क्वेश्चन है, अब इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप वो देखिए, इस 4 को 4 रहने दीजिए, और साइन थीटा का वैल्यू मैंने क्या निकाला था? 4/√41 प्लस 5 को 5 रहने देते हैं, और कॉस का वैल्यू हमने निकाला था 5/√41। केवल वैल्यू देखना है, कुछ नहीं, सब सवाल चटनी है। चटनी, आम का चटनी, पुदीना का चटनी, जो मान लीजिए, लेकिन है तो है। समझ गए तो चटनी है, नहीं समझे तो परेशान करने वाला सवाल रहता है। -5 इंटू 5/√41। तो चलिए, अब ये जो देख रहे हैं ना, डिवीजन, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को देना चाहिए। अब ये ऊपर में आते हैं, न्यूमरेटर को देखते हैं। 4 4 जा 16 हो गया, तो 16/√41 अब प्लस 25/√41, तो दोनों से √41 को हम एलसीएम निकाल लेते हैं। √41 तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 और प्लस बचे 25। उसी तरह नीचे भी √41 एलसीएम आएगा, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 25। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, √41 तो बच गया 41 डिवाइड बाय -9, या कह सकते हैं -41/9। ये हो गया आंसर। ठीक है, मजा आया होगा। मजा आना ही चाहिए, क्योंकि अगर मजा नहीं मिलेगा तो बाद में बिल्कुल सजा मिलेगा, और सजा का परिणाम होता है परीक्षा में आप असफल हो जाएंगे। इसलिए हर चीज को एंजॉय करके साथ पढ़ना है, मजे के साथ पढ़ना है। कोई दिक्कत हो हमसे जरूर संपर्क करना है कमेंट सेक्शन में आकर के, और अपना भरपूर प्यार हमें देते रहिए, और इसी उम्मीद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो मैंने पीछे बताया उसी तरह क्वेश्चन है। अभी पिछले सेक्शन में आपने देखा था कि 10 का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया गया था, 10 इक्वल टू 4/5 या 5/4 वॉट एवर में भी। लेकिन यहां पर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर गिवन में है कि ए टेन थीटा इक्वल टू बी। इसमें और इसमें अंतर क्या है, इधर केवल टेन थीटा था, यहाँ पर ए टेन थीटा है। तो इधर अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली। एक साइन कॉस टेन अकेले अच्छा लगता है, तो इसका हम तलाक करा देते हैं, बेहोश। तो ए को बोलेंगे ए ए उधर जाओ, तो इतना सीधा साधा थोड़ा ही है, इधर जाए बोला ऐसे ही चल जाए, तो ऐसे तो जाएगा ही नहीं। तो एक नियम को फॉलो करना पड़ता है। ये चूंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम 10 और ए का तलाक करा दिए बिना किसी फी का, और उसको बी की तरफ भेज दिए, तो हो जाएगा बी बाय ए। ये 10 का मान निकल गया बी बाय ए। और हम सब जानते हैं 10 का जो मान होता है वो पी बाय बी होता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप यहाँ कैपिटल में काहे लिखे। तो बबुआ कैपिटल में नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, दोनों को एक में लिख देंगे तो कंफ्यूज ना करोगे कि यहाँ भी बी, यहाँ सर बड़का, यहाँ पर बी यहाँ लिखे तो यहाँ पर छोटका बी को यहाँ लिख दिए। इसलिए इसको डिफरेंस करने के लिए हमें इसको कैपिटल में लिखना पड़ा, ठीक है। तो अब हम हमारे पास पी और बी निकल गया, बच गया एच। तो एच का मान निकाल लेते हैं, तो एच को भी कैपिटल में ही लिखेंगे। तो एच बराबर हो जाएगा, चलो इसको ठीक से लिख देते हैं, ये ए हो गया। एच इक्वल टू ऑफ सब जानते हैं, अंडर रूट परपेंडिकुलरवा का स्क्वायर और प्लस बेसवा का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलरवा यहाँ का है जी, बी है। तो यहाँ पर बी, यहाँ पर कैपिटल कर दो यार। इसको कैपिटल करना है, कहाँ पर कैपिटल करें, कैपिटल करें, कैपिटल करें। इसको पहले मिटौनी से मिटाएंगे, मिटौनी से मिटा देते हैं, उसके बाद इसको कैपिटल करते हैं, ठीक है। भूल जाते हैं कभी कभी जी। तो पी का मान हो गया बी, तो बी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। हमारे बहुत सारे महारथी लोग कमाल करते हैं, मत कीजिएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सीधा ए प्लस बी कर देते हैं, कर वो मत कीजिए, एकदम बिल्कुल गलत है ये, एकदम भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म है, ठीक है। और दोनों अलग अलग टर्म का स्क्वायर रूट हम एक साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता तब ए बी कर सकते थे हम। ये सब चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही हो जाएगा एच का मान। अब देखो हमारे पास पी का वैल्यू है, बी का वैल्यू और एच का वैल्यू है, तो इसका वैल्यू निकालना है ये। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए साइन और कॉस का मान निकालना होगा। तो चलो पहले साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं। इसलिए इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाय एच। तो पी का मान है बी और एच का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से कॉस थीटा का मान निकालेंगे जो कि बी बाय एच होता है। तो बी का मान हो गया ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साइन और कॉस का मान निकल गया, इसी साइन और कॉस के मान को इसमें पुट कर देंगे। याद रखिएगा कि साइन का वैल्यू ऊपर में बी है और कॉस के वैल्यू के ऊपर में ए है, ठीक है।
इसको ध्यान में रखना है। अब इसको हम उठा करके अच्छा पेस्ट नहीं करते, याद रहेगा वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, देखिए वैल्यू निकालना था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा डिवाइड बाय ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ये हो गया, ए तो ए रहेगा, और साइन थीटा का वैल्यू में शायद ऊपर में बी था, पिछला स्लाइड। हाँ ठीक है, बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए इंटू बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू केवल पुट कर रहे हैं, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो देखो ऊपर में दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, उसी तरह हो जाएगा ए बी माइनस ए बी बाय, इसका तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा जी, मीनिंगलेस। ये दोनों कट गया तो बच गया क्या, 2ab बाय जीरो, ए बी माइनस ए बी जीरो हो जाएगा। ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस टॉपिक्स का नेक्स्ट वीडियो जो है, इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी को इसी के टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।